दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, एडवांस होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंटीमोनियम क्रूडम को डिस्कस किया और उसमें हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि जब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को हाई करते हैं और उनको निरंतर हाई करने का प्रयास करते हैं तभी हम हैनीमैन सर की टीचिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी टीचिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है और इसी को हमने एडवांस होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका कहा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरेट्रम एल्बम को। तो वेरेट्रम एल्बम, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है और वेरेट्रम एल्बम जो है वो एफोरिज्म नंबर 3 के अनुसार जब भी हम किसी दवाई को समझते हैं तो सबसे पहले उसके मोड ऑफ एक्शन को समझना होगा। तो जो वेरेट्रम एल्बम है उसका जो पर्सन है वो मेंटली ट्रमेंडस हाइपर एक्टिविटी में रहता है, मेंटली ओवर स्टिमुलेटेड पर्सन है और उसके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत है और हाइपर एक्टिव है। उसके साथ ही वो हार्ड हार्टेड है और उसके अंदर कर्सिंग पाई जाती है और हॉटी नेचर है उसका। तो ये उसकी बेसिक नेचर है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम के ऊपर है। उसके बाद जो सिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन है उसके ऊपर ये एक्ट करती है। उसके बाद जो वेजिटेटिव स्फीयर है उसके ऊपर अफेक्ट है इसका, उसको अफेक्ट करती है। उसके बाद ब्लड के ऊपर। तो 4 इसके मोड ऑफ एक्शन है जहाँ पर ये दवाई काम करती है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है तो बॉडी की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होती है। तो जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट है वो इसकी लाइफ में जो है पहला है नेवर हैप्पी विद सोशल पोजीशन। ये जो पर्सन है वेरेट्रम एल्बम का, ये अपनी सोशल पोजीशन से हैप्पी नहीं है। इसको लगता है फील दे डिज़र्व बेटर। जब भी इसको जो भी कुछ मिल जाता है सोसाइटी में तो भी इसको लगता है कि मैं इससे अच्छा डिज़र्व करता हूँ, मैं इससे अच्छा बेटर करता हूँ, वो मुझे मिलना चाहिए। तो अपनी सोशल पोजीशन से कभी भी ये हैप्पी नहीं है। तो उसके बाद जो लास्ट है वो है मनी लूजिंग, यानी कि इसकी लाइफ में जो लॉस ऑफ मनी है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग इवेंट क्रिएट करता है। मतलब डिस्ट्रेसिंग इवेंट है वो इसकी बॉडी की जो मोड ऑफ एक्शन जो अभी हम लोगों ने समझे उसकी हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। तो जब इसकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट आएगा तो सेरिब्रो नर्वस सिस्टम जिन पर्सन के अंदर अफेक्ट होगा तो उसमें मैनिया और डिलीरियम क्रिएट होगा, मैनिया क्रिएट होगा और डिलीरियम क्रिएट होगा। और उसके बाद अगर किसी पर्सन के अंदर सिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन अफेक्ट होगा तो ये पर्सन मेंटली ट्रमेंडस हाइपर एक्टिव है। तो जब इसका न्यूट्रिशन अफेक्ट होगा तो न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस अफेक्ट होगा। प्रोसेस का मतलब उसका इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ दवाइयाँ हर स्टेज की होती हैं। तो हमारे पास अगर किसी का केवल डाइजेशन डिस्टर्ब है तो उसकी दवाई है, अगर उसका एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब है वो उसकी दवाई है, अगर किसी का एसिमुलेशन डिस्टर्ब है तो उसकी दवाई है। इस तरह से हर स्टेज की दवाइयाँ हमारे यहाँ अलग अलग होती हैं और वेरेट्रम एल्बम में ये सिस्टम ऑफ न्यूट्रिशन पूरा का पूरा अफेक्ट है और इसकी सिस्टम पूरा अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का वेजिटेटिव स्फीयर अफेक्ट होगा तो वेजिटेटिव स्फीयर का मतलब ये है, इसको हम लोग कोमा से समझ सकते हैं कि जैसे कोमा में जो पेशेंट होता है तो वो अपने जो बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ हैं, जैसे ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, ये उसका काम करता है, उसकी रिफ्लेक्सेस काम करते हैं और वो जो उसकी जो स्लीप साइकिल है वो भी उसमें काम करती है, लेकिन विद द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, केवल उसमें चेतना नहीं होती है। तो वेजिटेटिव स्फीयर का मतलब ये है कि इस पर्सन का वेजिटेटिव स्फीयर अगर अफेक्ट होगा तो इसकी स्टेज उस तरह की होगी। तो वेजिटेटिव स्फीयर में लिखते हैं इट कंप्रेसेस लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सेस एंड स्लीप वेक साइकिल विच रिमेन एक्टिव इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये हम लोग वेजिटेटिव स्फीयर में समझते हैं कि अगर किसी पर्सन का वेजिटेटिव स्फीयर अफेक्ट है। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी पर्सन का ब्लड अफेक्ट होता है तो ब्लड के अंदर ये मेडिसिन ब्लड को डिसऑर्गेनाइज करती है और उसको सेपरेट करती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो जैसा कि फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड के 2 पार्ट हैं, एक सेलुलर पार्ट है उसका और एक प्लाज्मा पार्ट है। तो सेल्स और प्लाज्मा पार्ट सेपरेट होता है तो ब्लड का डिसऑर्गेनाइज होता है। तो उस तरह की सिचुएशंस पेशेंट के अंदर फिर क्रिएट होती हैं। तो इसको हम रिपोर्ट देख करके भी, अगर उसने सीबीसी कराया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट देख करके भी बहुत कुछ इसमें से आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस तरह की सिचुएशन उसके अंदर चल रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने वेरेट्रम एल्बम के पेशेंट को समझा कि वो बेसिकली कैसा होता है और उसका मोड ऑफ एक्शन कहाँ पर है। जैसे ही उसकी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है तो फिर वो
किस तरह से उसके ये सारे सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे हम लोगों ने समझा कि सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम के अंदर मैनिया और डिलीरियम क्रिएट करती है, तो हमको पहले ये समझना होगा कि मैनिया क्या होता है। तो जो मैनिया है उसके अंदर पेशेंट जो है उसकी जो ये स्टेज है, इसको लिखते हैं कि ये एबनॉर्मली एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड, यानी कि ये बेसिकली जो है मैनिया मूड डिसऑर्डर है। इसमें कभी तो उसका मूड बहुत हाइपर होगा और कभी उसका मूड बहुत लो होगा, यानी कि वो बैलेंस में नहीं है, उसकी हार्मनी नहीं है उसके मूड की। तो मैनिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द मूड, और इट इज़ इसमें इम्पल्सिव रहेगा और उसकी एनर्जी कभी हाई होगी और कभी उसकी एनर्जी लो होगी। और इसमें जैसे की फीचर ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर, तो बाईपोलर डिसऑर्डर के जो केसेस हैं उनको भी आने वाले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कभी वो पर्सन बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है और कभी एकदम डिप्रेसिव स्टेट उसके मूड की होती है, तो उसको किस तरह से समझेंगे और किस तरह से उसको ट्रीट देंगे। तो ये मैनिया जो है वो बाईपोलर डिसऑर्डर की तरह होता है कि जिसमें कभी उसकी एनर्जी बहुत हाई है, इम्पल्सिव है, और कभी एकदम उसकी एनर्जी लो है, तो इसको हम लोग मैनिया कहते हैं। और जो डिलीरियम है वो बेसिकली इट इज़ करेक्टराइज बाय द पेशेंट नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग। डिलीरियम बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी अफेक्ट है। उसमें वो अवेयर नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है, उसको पता नहीं चल पाता है कि मेरी जो डूइंग्स है, मेरा जो काम है वो क्या है। एक्शंस आर नॉट कॉन्शियस, यानी कि कोई भी एक्शन जो वो कर रहा है वो कॉन्शियस नहीं है, वो जागरूक नहीं है उसके प्रति कि वो क्या कर रहा है। देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इसमें जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है वो इंटेलेक्ट का, विल का और मॉरल्स इसके अंदर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं डिलीरियम की स्टेट में। और ये जो है इसके अंदर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बहुत फास्ट रेमेडी है, तो जो म्याज में वेरेट्रम एल्बम का वो सोरोसिफिलिटिक है, यानी कि जैसे ही किसी डिस्ट्रेसिंग इवेंट से ये सेंसिटिव हुआ और सेंसिटिव होकर ही तुरंत डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम में अगर अफेक्ट हुआ इसका, तो ये सीधा का सीधा मैनिया या डिलीरियम में चला जाएगा। ब्लड में हुआ तो ब्लड का जो है डिसऑर्गेनाइज ब्लड हो जाएगा। न्यूट्रिटिव स्फीयर का अफेक्ट हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम अफेक्ट होगा, जिसमें कि डायरिया, वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसके अंदर पाई जाती है। इस तरह से इसके सिम्टम्स का प्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव स्फीयर में चला गया तो उसकी कॉन्शियसनेस ही अफेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर ये कोमाटेज जैसी सिचुएशन भी इसके अंदर क्रिएट होती है, जिसको हम कोलैप्स की स्टेज से समझ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वेरेट्रम एल्बम के अंदर जो डिलीरियम है वो क्रिएट होता है और मैनिया क्रिएट होता है। और इसका जो म्याज है वो सोरोसिफिलिटिक है कि सेंसिटिव होते ही ये तुरंत जो है डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना में चला जाता है। अब उसके बाद जो उन्होंने इसके कॉन्फ्लिक्ट समझे कि जैसे मैनिया के लिए आखिर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, डिलीरियम के लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो एंटीमोनियम क्रूडम को डिस्कस किया था, तो उसमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसका भी अफेक्ट था। तो उसमें हम लोगों ने इनडाइजेस्टिबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट को समझा था। तो इसमें भी जो अगर उसका न्यूट्रिटिव स्फीयर अफेक्ट हो रहा है और जो उसका डिस्ट्रेसिंग इवेंट है, अगर वो उससे डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे सोशल पोजीशन में जो उसको अगर कुछ प्रॉब्लम आई, उसका मनी लॉस हो गया, अगर वो उस सिचुएशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो फिर उसकी जो स्थिति है वो न्यूट्रिटिव स्फीयर को अफेक्ट करती है और उसके अंदर फिर वो कोलैप्स की स्टेज आती है और उसके अंदर डायरिया है बहुत ज़्यादा और वोमिटिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो ये कंडीशन उसकी अफेक्ट होती है इनडाइजेस्टिबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट से। और ब्लड के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड के अंदर सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट आता है कि अगर वो उन सारी डिस्ट्रेसिंग इवेंट को लेकर के अपनी वैल्यू को कम समझता है, तो फिर उसके अंदर ब्लड का डिस्ट्रक्शन होगा और ब्लड के डिस्ट्रक्शन के बाद जो सिम्टम्स आएंगे वो उसकी बॉडी पर आना शुरू होंगे। सर्कुलेशन भी उसका अफेक्ट होगा जो कि सेल्फ डिवैल्यूएशन की वजह से होगा। तो जो मैनिया है दोस्तों, मैनिया के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। तो जो मैनिया, जैसे कि हम लोगों ने अभी समझा कि ये मूड डिसऑर्डर है, तो अगर कोई मेल इससे अफेक्ट होगा तो मेल के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेल अगर अपनी टेरिटरी में किसी तरह का फियर उसको आता है, किसी तरह का उसको एंगर आता है और टेरिटरी का कोई लॉस होता है, या फिर वो टेरिटरी की मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट, मार्किंग मतलब उसको लगता है कि मेरी टेरिटरी को कोई घेर रहा है, मेरी टेरिटरी में कोई अननेसेसरी एंटर कर रहा है, तो फिर वो टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट में आता है। तो जैसे कि इसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो टेरिटरी है
वो उसका एक ऐसा डोमेन है, जैसे प्राइवेट जो उसका टेरिटरी है वो उसका होम है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, ये उसका प्राइवेट टेरिटरी है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी में उसको लगता है कोई इन्वेड कर रहा है, कोई घुस रहा है, या उसके घर में किसी तरह की जो इन्वेजन की प्रॉब्लम चल रही है, बंटवारे से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो फिर वो उसको टेरिटरी होगा, उसमें उसको लॉस का डर है, या उसको उसमें गुस्सा आ रहा है, या उसमें उसको फियर है, कोई डर है कि रेगुलरली उसको डर बना हुआ है। और प्रोफेशनल डोमेन जहाँ पर वो काम कर रहा है, अगर वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये प्रोफेशनल डोमेन में आता है। इंटेलेक्चुअल डोमेन भी एक रहता है, इंटेलेक्चुअल टेरिटरी भी होती है पर्सन की, जहाँ पर वो इंटेलेक्चुअली इंटरेक्ट है और वहाँ पर उसको लगता है कि कोई ना कोई उसमें इन्वेड कर रहा है, तो फिर वो इंटेलेक्चुअल टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट में जाता है। अगर कोई मेंबर है टेरिटरी का, वो अफेक्ट है, वो बाहर चला गया है या नहीं आ पा रहा है, तो इस तरह से ये चीज़ें उसकी टेरिटरी में आती हैं, जिसमें टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल लॉस कॉन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट और टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट। तो मैनिया के लिए टेरिटरी फॉर मेल इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो पर्सन है अगर उसकी टेरिटरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो मैनिक स्टेट में जा सकता है वेरेट्रम एल्बम का। उसके बाद दोस्तों फीमेल जो है उसके लिए जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे स्केयर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट। फीमेल के लिए जो स्केयर फ्राइट है ये एक कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है, फीमेल्स ज़्यादातर स्केयर फ्राइट से सफ़र करती हैं। और सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट फीमेल्स में मिलता है, और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। फीमेल के लिए आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से मेल के लिए टेरिटरी, उसी तरह फीमेल के लिए आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो स्केयर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक अनफोर्सिन टेरर बना हुआ है, अनफोर्सिन डेंजर बना हुआ है कि कोई डेंजर नहीं है फिर भी वो डेंजर को फील करती है, तो फिर वो मैनिक स्टेट में जा सकती है। और सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में डिस्ट्रेसिंग कंसर्निंग सेक्सुअलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर उसकी लाइफ में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, ये उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन और लॉस ऑफ अ मेट, जो उसका पार्टनर है उससे सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गया है, या उसका लॉस हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, उससे किसी भी सिचुएशन में वो सेपरेट हो गया है, तो फिर वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र करती है। और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का द इनेबिलिटी टू एस्टैब्लिश वन पोजीशन और प्लेस डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई है जहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है, तो फिर उसको हम आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे ज़्यादातर ऐसा केस मिलते हैं कि शादी से पहले की एक फीमेल जो होती है उसकी एक लाइफ अलग तरह से चलती है जो अपने पेरेंटल हाउस में होती है, लेकिन जब वो शादी के बाद अपने इन लॉज के यहाँ आती है तो फिर उसकी एक लाइफ में बदलाव आता है, तो उस बदलाव को वो किस तरह से टेकअप करती है ये फिर उसकी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। अब दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वेरेट्रम एल्बम को हम लोगों ने ओवरऑल समझ लिया कि वेरेट्रम एल्बम कैसी है, और उसकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट अगर आ गए तो उसका कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ, यानी कि मोड ऑफ एक्शन हम लोगों ने समझ लिया। अब उसमें जब सिम्टम्स आएंगे तो जैसे सबसे पहला सिम्टम उसके अंदर वीकनेस है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिटिव स्फीयर अफेक्ट हुआ, उसके बाद उसका सडन जो है वेजिटेटिव स्फीयर अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें वीकनेस है, कोलैप्स है, विद कोल्डनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी कुछ होगा विद कोल्डनेस होगा, कोल्ड परस्पायरेशन है, कोल्ड रेस्पायरेशन है इसका, और कोल्ड परस्पायरेशन ऑन फोरहेड, यानी कि फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर इसको ठंडा ठंडा पसीना रहेगा। वोमिटिंग है एंड डायरिया है, साइमल्टेनियसली विद कोल्ड परस्पायरेशन और वीकनेस, यानी कि जो वोमिटिंग और डायरिया है उसके साथ भी इसको परस्पायरेशन है और वीकनेस एक्सट्रीम है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन है इसकी। अगर इसका वेजिटेटिव स्फीयर, न्यूट्रिटिव स्फीयर और ब्लड भी अगर अफेक्ट हो गया तो सडन ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रेमेडी है और सोरोसिफ्लेटिक रेमेडी है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने मैनिया को समझा कि जो मैनिया है उसके लिए फीमेल में अलग कंडीशन होती हैं और मेल में अलग सिचुएशंस होती हैं। मेल के लिए टेरिटरी और फीमेल के लिए स्केयर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट काम करता है। तो इसमें जो मैनिया है उसमें देखिए सेंसलेस रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि जो मैनिया है वो बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो उसमें ये क्या होता है, सेंसलेस रिपीटेटिव बिहेवियर आउट ऑफ इंटरनल रेस्टलेसनेस लाइक कटिंग और टीयरिंग थिंग्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। जब भी इसको इस तरह की स्टेज आती है मैनिक स्टेज, तो ये जो भी चीज़ इसको मिलती है, चाहे वो कागज़ का है, कपड़ा है, कुछ भी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में
कट करती है। ये इसके मैनिया का करेक्टरिस्टिक है। तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों को पेशेंट में ऑब्जर्व करना होता है कि वो जब मैनिक स्टेट में आती है, जब उसका बिहेवियर चेंज होता है तो हाइपर एक्टिव स्टेज में वो क्या करती है और डिप्रेसिव स्टेट में क्या करती है। तो जब ये हाइपर एक्टिव होगी तो फिर ये हर चीज़ को कट करेगी छोटी छोटी चीज़ों में। ये इसकी मैनिक स्टेज है। उसके बाद दोस्तों एक इसके अंदर सिचुएशन आती है, थिंक ही इज क्राइस्ट और अपॉइंटेड बाय गॉड। ये एक इसका थॉट प्रोसेस है कि ये अपने आप को एक ईश्वरी समझती है। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि इसकी लाइफ में जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट था उसमें सोशल पोजीशन से ये हैप्पी नहीं थी और दे फील डिजर्व बेटर, यानी कि इसको हमेशा लगता है कि ये बहुत उच्च स्थान पर है। तो वही फीलिंग जब इसकी डिस्ट्रक्टिव मोड में चली जाती है तो फिर ये समझती है कि थिंक ही इज क्राइस्ट और अपॉइंटेड बाय गॉड, इसको ईश्वर ने ही किसी काम के लिए अपॉइंट किया है। थिंक ही इज चूजन पर्सन, ये जो है बहुत ही विशेष व्यक्ति है जिसको ईश्वर ने किसी काम के लिए चुना है। सेंट टू सेव द वर्ल्ड, यानी कि ईश्वर ने इसको इस पूरे संसार को बचाने के लिए चुना है और ये इस तरह से अपने आप को समझती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है रिलीजन से अफेक्ट हो जाती है। तो इसके अंदर एक सिचुएशन क्रिएट होती है डिल्यूजन रिलीजियस, यानी कि ये रिलीजियस भी बहुत जल्दी हो जाती है फीमेल। और एक्सोटिक मैनिया, एग्जिबिटिज्म, किसिज एवरीवन। तो किसिज एवरीवन जो रिलेटेड है वो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है कि जब हम इसकी लाइफ को वेरेट्रम एल्बम की लाइफ को ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट के मिलने के चांस होते हैं और वो निश्चित रूप से अगर इस तरह का मैनिया है तो निश्चित रूप से वो मिलता है, जिसमें या तो जो उसकी मेट है उसके साथ सेपरेशन हो गया है और या उसका लॉस हो गया है। तो ये हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है जो इसका मैनिक जो स्टेट है। और डिलीरियम के अंदर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि डिलीरियम रिलीजियस इसके अंदर है। तो दोस्तों वेरेट्रम एल्बम का एक केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो गैंग्रीन का केस था वो एक फीमेल थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि फीमेल जो थी उनकी जो लाइफ के डिस्ट्रेसिंग इवेंट थे उसमें दो ही चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी। पहला ये था कि उनके बेटे ने लव मैरिज करी और उस लव मैरिज में वो हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बेटे की शादी में नहीं गए थे। तो ये जो फीलिंग है ये सोशल पोजीशन को डिनोट करती है कि सोसाइटी में उनको कैसा फील होगा। और सोसाइटी में बेटे ने अगर लव मैरिज करी तो सोसाइटी में उनकी जो रेपुटेशन है वो डाउन होगी, यानी कि सोशल पोजीशन यहाँ पर उनकी अफेक्ट थी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन जो हम लोगों ने कोरिलेट करी थी कि उनका राइट फुट था, तो जिसमें उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है बेटे की शादी के लगभग 6 महीने बाद, और उसकी हस्बैंड की डेथ के बाद ही उनको गैंग्रीन का डेवलपमेंट होता है जो कि राइट फुट में, राइट थंब में डेवलप होती है। तो राइट साइड इज रिलेटेड टू हस्बैंड है, तो हम लोगों ने उसमें एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लिया था। और उसके बाद जब उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके बाद जो उन्होंने डिफेंस लिया तो उस डिफेंस में वो रिलीजियस हो गई, यानी कि वो एक गुरुजी की शरण में आ गई थी और वो दिन भर उन्हीं के जो प्रवचन थे उनको सुनती रहती थी। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिलीरियम में समझा कि डिलीरियम में जो पेशेंट होता है वो अवेयर नहीं होता अपने एक्टिविटीज़ को लेकर के, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं, जो उसके एक्शंस हैं वो कैसे हैं। तो वो दिन भर टीवी में उन्हीं को देखती रहती थी, गुरुजी के प्रवचन को सुनती रहती थी। तो जब मैंने उनसे बात करी थी तब पता लगा, तो फिर मैंने इसको डिलीरियम रिलीजियस लिया और एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लिया था। तो और फिर जब उसके अंदर जो दवाइयाँ आई, दो आई थी लैकेसिस और वेरेट्रम एल्बम, और फिर वेरेट्रम एल्बम को सोशल डोमेस्टिक रिलेशन से हमने कंपैरिजन और डिडक्शन करके अलग कर लिया था। तो उनको फिर हम लोगों ने वेरेट्रम एल्बम दिया था, उसके बाद उनको वेरेट्रम एल्बम ने उनकी गैंग्रीन को ठीक किया। तो इस तरह से दोस्तों वेरेट्रम एल्बम एक सोरोसिफिलिटिक रेमेडी है और वेरेट्रम एल्बम बहुत फास्ट रेमेडी है। इसमें जो पर्सन है उसका जो बहुत ही मेंटल हाइपर एक्टिव पर्सन है और मेंटली बहुत ओवर स्टिमुलेटेड पर्सन है। तो जब इसको हम क्रॉनिक डिजीज़ में दोस्तों मैट्रिया मेडिका प्योरा को पढ़ते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के साथ, तो मैट्रिया मेडिका प्योरा में हैनीमैन सर कुछ बात लिखते हैं वेरेट्रम एल्बम के बारे में। कहते हैं कि फिजिशियन हैव नो नोशन ऑफ द पावर पजेस्ड बाय दिस ड्रग टू प्रमोट अ क्योर of almost 1/3 of the insane in lunatic asylums, because they know not the peculiar kind of insanity in which to employ it, nor the dose in which it should be administered in order to be efficacious and yet not injurious। वो फिजिशियन के लिखते हैं कि फिजिशियन को इस चीज़ का इस जो मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम, इसकी पूरी जो
ताकत है उसका अंदाज़ा उसको नहीं है, और अगर वो उसको अंदाज़ा हो जाए तो हमारे 1/3 जो एसाइलम्स हैं, यानी कि जो पागल खाने में जो पर्सन हैं वो मैनिया से या डिलीरियम से जिससे भी अफेक्ट हैं, उनको हम जो है बचा सकते हैं, उनको उससे निकाल सकते हैं। और इसका जो उपयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हनीमैन सर ने जैसा कि हम लोगों को बताया कि नॉट वो ये भी नहीं जानता किस तरह की इंसेनिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा इंसेनिटी, मैनिया और डिलीरियम में भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि किस तरह की इंसेनिटी में और मैनिया में ये यूज़ होगी। और नॉट डज द इन विच इट शुड बी एडमिनिस्टर, यानी कि मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का, यानी कि जिसकी डोज, अमाउंट और पोटेंसी की बात करते हैं कि उसको किस तरह से हमको एडमिनिस्टर करना है इन ऑर्डर टू बी एफिकेशियस, जिससे कि वो उनके लिए एफिकेशियस हो पाए, और येट नॉट इंजूरियस, जिससे कि वो इंजूरियस ना हो। तो जब हम लोग हनीमैन सर की लाइफ को पूरा समझते हैं, तो जब हनीमैन सर ने काम किया तो उनके जिस एरिया में एसाइलम्स थे वो उन्होंने कुछ ही दिनों में उन एसाइलम्स को खाली कर दिया था। तो मटेरिया मेडिका प्योरा में हनीमैन सर ने ये बात हमको बताई है कि अगर हम विट्रम एल्बम को बहुत अच्छे से और मैनिक स्टेट में और यूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जो अभी केस समझा गैंग्रीन का, तो उसमें हमने विट्रम एल्बम की हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी जो मियाज़्म है उसको हम लोगों ने यूज़ किया था कि जो फिजिकल बॉडी पर जो हमको डिस्ट्रक्शन मिल रहा था, यानी कि सिफिलिटिक कंडीशन मिल रही है, और वो सिफिलिटिक कंडीशन बहुत जल्दी डेवलप हुई है, बहुत फास्टली डेवलप हुई है। तो विट्रम एल्बम बहुत फास्ट रेमेडी है। सोरो सिफिलिटिक, यानी कि सोरा उनकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया और सडनली ही वो जो है गैंग्रीन में चेंज हो गया। तो ये जो विट्रम एल्बम की एक तो फिजिकल प्लेन पे जो हम लोगों ने इनकी जीआईटी के सिम्टम्स को पढ़ा, डायरिया, वोमिटिंग्स को समझने की कोशिश करी, वेजिटेटिव स्फीयर को समझा। अब जो गैंग्रीन का पेशेंट था उसमें ब्लड का डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी कि जो ब्लड है और सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ, इस वजह से उसके अंदर गैंग्रीन का डेवलपमेंट हुआ। तो जब हम रूब्रिक्स में विट्रम एल्बम को देखते हैं तो ये एब्सिस में, गैंग्रीन में कहीं भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि हमने इसके मोड ऑफ एक्शन को यूज़ किया कि जिसमें मोड ऑफ एक्शन में सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ, ब्लड अफेक्ट हुआ, जो उसकी लाइफ की सिचुएशन आई उनको हम लोगों ने कंसिडर करके जब इसको विट्रम एल्बम दिया, तो ये विट्रम एल्बम की डिवाइन पावर है और विट्रम एल्बम का सबसे सुपीरियर और सबसे हाईली जो मोड है उसको हम लोगों ने इसमें यूज़ किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो थ्योरी ऑफ मियाज़्म है वो हाईली एडवांस थ्योरी है, उससे हम किसी भी लेवल की डिजीज़ को ठीक करने में सक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विट्रम एल्बम को डिस्कस किया। अगले वीडियो में फिर हम कोई नई दवाई को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।